सपोज कीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप जब अपने घर पर जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़का या फिर लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, आप मेरी शादी करवा दीजिए। जब परिवार वाले जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है, वो खुद शख्स क्या करता है या करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब जान लेने के बाद जब पेरेंट्स मना कर देते हैं, मान गए तो बहुत बढ़िया, शादी हो जाती है, घर गृहस्थी बन जाती है। लेकिन अगर मना कर दिया जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? पेरेंट्स को मनाना और वेट करना। हमें फिलहाल यही करना चाहिए जो हमारी मेंटालिटी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना घिनौना काम कर देते हैं जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आई जिसे सुनकर आप लोग भी एकदम हैरान परेशान हो जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल से कि क्या कहानी थी। अब यहाँ पर एक लड़का था जिसे अपने ही गांव की लड़की से प्यार हो चुका था और वो अपनी माँ को जाकर बताता है कि मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। जैसे ही माँ ने बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, प्यार किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी करना चाहते हो तो कर लेना। लेकिन जैसे ही माँ ने पूछा वो लड़की कौन है जिसे तुम शादी करना चाहते हो, तो उसने कहा कि वो गांव की ही एक लड़की है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। गांव की उस लड़की का नाम बताया गया, उसके पिता का नाम बताया गया, तो माँ के पैरों तले ही जमीन खिसक चुकी थी। आखिरकार क्यों? माँ सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। उन्होंने कहा जो गांव की लड़की है वो तुम्हारी बहन की तरह है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि गांव की लड़की से तुम प्यार कर बैठे और तुम उसी से ही शादी क्यों करना चाहते हो? इस रिश्ते को कभी भी मंजूरी नहीं मिल पाएगी। अगर तुमने ज्यादा कुछ कोशिशें की तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी और फिर देख लेना, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इकलौता बेटा था, इकलौते बेटे ने जिद पकड़ ली। माँ से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसी लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अब यहाँ लड़के ने भी जिद पकड़ ली और यहाँ माँ भी जिद पकड़ चुकी थी। वो अपने पति से पूरी कहानी बताती है और पति कहते हैं कि हम गांव के सरपंच हैं, पूरा गांव हमारी इज्जत करता है, वोट देकर हमें पूरा गांव सरपंच चुनता है। जब हम इस तरह के ही काम करेंगे तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या उन्हें हम समझाएंगे? ये सारी कहानी थी। पति ने पत्नी से ये बात कही और फिर एक फैसला लिया गया कि बेटे के फ्यूचर के लिए उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देना चाहिए। पूरी बातचीत हो चुकी थी और एंड में लड़के को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया, ये सोचकर के उस लड़की से इस लड़के का संपर्क टूट जाएगा। साथ ही इसकी शादी वाली जो बात है, जो दिमागी ख्याल पनप रहे थे उसमें, अब वो इससे दूर हो जाएगा और अच्छा खासा अपना करियर बनाएगा, करियर पर फोकस करेगा। माँ बाप ने यही फैसला लिया था, लेकिन यही फैसला एक कत्ल की वजह बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। करीब 2 साल के बाद जब इस गांव में कत्ल हुआ और कत्ल का जब खुलासा हुआ और ये केस सोशल मीडिया तक पहुंची, अखबारों में पहुंचा, तब लोगों को पता चला और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे का कुछ ऐसा भी कारण हो सकता है। ये कहानी है हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर में से ही एक गांव है साठौड़ा, और साठौड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव श्यामपुर गांव के एक सरपंच जिनका नाम जसबीर सिंह, उनकी पत्नी 24 दिसंबर 2025 की शाम को लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम था। इसी बीच उनकी जो पत्नी जिनका नाम बलजिंदर कौर है, उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास की थी। वो पशुओं को कुछ चारा वगैरह देने के लिए जा रही थी। जो भी चारा वगैरह खत्म हो गया था या फिर देखने ही जा रही थी कि चारा पड़ा है या नहीं, पशु खा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही ये सारी चीजें वो काम वगैरह कर रही थी। हर रोज की तरह ही वो रात को 9 बजे जाती थी। जाने के बाद पशु को देखना, इधर उधर देखने के बाद किसी चीज की कोई कमी महसूस होती तो उस काम को करने के बाद वो वापिस अपनी चारपाई पर आकर लेट जाती थी। लेकिन 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास वो गई जरूर देखने के लिए पशुओं को, लेकिन वो वापस नहीं आई। सरपंच लगभग आधे घंटे के बाद अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। आवाज लगाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और धीरे धीरे कर ऐसे ही 20 मिनटों का टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और फिर जसवीर सिंह जो सरपंच थे वो सीधा उस बाड़े की तरफ गए जहां पशु बंधे हुए थे। घर साथ में ही है, बराबर में ही बाड़ा बंधा हुआ है। जब पत्नी को देखने की कोशिश की, आवाजें लगाई गई, बिल्कुल अंधेरा था और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने टॉर्च जलाने के बाद जब देखा तो उनकी पत्नी बलजिंदर कौर, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास की थी, जो पशुओं का बाड़ा है, वहीं पर एक पानी की हौद बनी हुई थी। उस पानी की हौद में जब देखा गया, उनकी चीख निकल गई।
दरअसल उनकी पत्नी पैर तो बाहर थे लेकिन उनका पूरा शरीर उस होद में पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हादसा हो गया है। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, चीखना चिल्लाना हुआ और जैसे ही ये चीखें निकली और आसपास के लोगों ने इन चीखों को सुना और यहाँ मौके पर आने के बाद बलजिंदर कौर को इस तरह से पड़ा देखने के बाद वहां से उठाया गया। उठाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर्स ने कहा ये तो मर चुकी हैं, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद ये देखना शुरू कर दिया गया कि ये मौत हुई कैसे। तो उन्होंने बॉडी को देखा, माथे पर चोट के निशान थे, गले पर भी निशान मौजूद थे, हाथ पर चूड़ियों के टूटे जाने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई हादसा तो नहीं है बल्कि ये एक साजिश है, हत्या की गई है। डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस वालों को कहा गया कि हमारे पास एक ऐसा केस आया है, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। जैसे जो सरपंच थे वो वापस गांव की तरफ गए। गांव में जाने के बाद उस दृश्य को देखा गया। जो गांव के और लोग थे वो सब यहाँ देख रहे थे बाड़े में। टूटी हुई चूड़ियां जो थी वो बाड़े में ही इधर उधर पड़ी हुई थी और पैरों के निशान मौजूद थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा देखने पर लग रहा था कि कोई बाहर का शख्स आया था, कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ था। लेकिन हुआ क्या, बस एक यही सवाल सबके जहन में घूम रहा था। पुलिस ने भी इस केस को देखा, इस मामले को जांचा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ये केस इत्तेफाकिया में दर्ज कर लिया गया, यानी कि ये कोई हादसा हो। इसके बाद ये केस दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया गया और फिर 25 दिसंबर 2025 को जो इस घर का इकलौता लड़का था जिसका नाम गोमित राठी, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास की थी, ये लड़का लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तभी घर वालों ने फैसला किया कि बेटा तो लंदन पढ़ने के लिए गया हुआ है, बेटा अपनी माँ के दर्शन कर लेगा, वो अपनी माँ को लास्ट बार देख लेगा तो उसको जरूर लंदन से बुलाना चाहिए, मुखाग्नि दिलवाई जाएगी, फिर उसे शायद अपनी माँ को देखने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। जब घर के परिवार के लोगों ने ये फैसला लिया और फैसला लेने के बाद तय किया तो आखिरकार चाहे बेटे को आने में 4 दिन लगे या 8 दिन लगे, 12 दिन लगे, हम उसका इंतजार करेंगे और उस बॉडी को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, लेकिन बेटे के आने का इंतजार किया जाएगा। आखिरकार बेटे को 25 दिसंबर 2025 को सूचना दी गई कि उसकी मां की ऐसे ऐसे मौत हो गई है। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी, बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने कहा कि अभी आप लोग मां का अंतिम संस्कार मत करना, मैं 24 घंटों में ही घर पहुंच जाऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। जैसे ही ये बात सुनी गई, परिवार, रिश्तेदार के लोग, सबको पता चल गया। यहाँ लोग इकट्ठा हो चुके थे और गोमित का इंतजार किया जाने लगा। आखिरकार 24 घंटे के बाद यानी कि 26 दिसंबर 2025 के सुबह के 11 बजे के आसपास लोग एयरपोर्ट पर गोमित का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो लंदन से फ्लाइट आने वाली थी वो दिल्ली ही आकर रुकती है। तो ऐसे ही एयरपोर्ट से वो आया, परिवार के साथ बैठा गया और जैसे ही गाड़ी से लेकर जा रहे थे उसे, तो वो रोता हुआ घर पहुंचा। आखिरकार परिवार के बीच मौके पर मौजूद होते हुए उस लड़के ने अपनी मां को मुखाग्नि दी गई, अंतिम संस्कार किया गया। जो मुखाग्नि उसने दे दी, फिर इसी बीच परिवार टूट चुका था, बिल्कुल परिवार बिखर चुका था और वो जिम्मेदार महिला बलजिंदर कौर जिसकी मौत हो गई, तो जहर सी बात है पूरा गांव बस एक ही बात की रट लगाए हुए था कि वो बहुत ईमानदार महिला थी, उस महिला का सबसे अच्छा व्यवहार था, आखिरकार कौन उसका मर्डर करेगा। इसी बीच एक विधायक निकल कर आती हैं, रेनू बाला सरपंच और साथ ही सरपंच के जो ससुराल वाले थे वो लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद विधायक से एक अपील की गई और कहा गया एक बार एसपी से मुलाकात करनी चाहिए और मुलाकात करने के बाद हम चाहते हैं कि इस केस में बड़े लेवल पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, भले ही कुछ भी रिजल्ट निकल कर आए लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यहाँ सब चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। हमें अभी भी कहीं ना कहीं यही शक है कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि एक हत्या है। अब इस तरह की जब बात आई, आखिरकार जो सरपंच थे, वो जो सरपंच के ससुराल वाले थे, वो सीधा एसपी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है, आप एसपी से बात की गई। एसपी ने कहा ठीक है, अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो मैं करवा देता हूं। एसआईटी की एक टीम को गठित किया गया। रादौर के डीएसपी आशीष चौधरी, CIA 1, CIA 2, साथ में साठौरा थाना प्रभारी थे प्रमोद कुमार, इनकी एक टीम गठित कर दी गई और इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि जितना कम से कम टाइम लगे इस टाइम में जांच पड़ताल करें, इस केस को सॉल्व करें और पता लगाएं क्या ये सच में हादसा था या फिर हत्या है। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल के लिए जुट चुके थे, यानी कि जो वहां उस इलाके के जितने भी मोबाइल नंबर चल रहे थे, हर एक मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाई गई और उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला गया।
ना तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ हाथ लगा, ना ही डंप डाटा से कुछ मिला था। और ये पहचान पाना कि कौन सा नंबर यहाँ आया था या नहीं आया, तो इसीलिए पुलिस ने अब इस केस को आगे बढ़ाना शुरू किया और साथ ही बहुत सी संख्या में गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि जो सरपंच जी का यहाँ कैसा व्यवहार है, उनके पति पत्नी में बनती थी या नहीं बनती थी, ये लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत सी चीजें पूछी गई। किससे इनकी दुश्मनी है, किससे दुश्मनी नहीं थी, इसकी जो पत्नी थी सरपंच की बलजीत, इनकी किसके साथ लड़ाई थी या नहीं थी। लोगों ने सबकी तारीफ की और साथ में एक ही बात कही कि इस महिला की अगर किसी से नहीं बनती थी तो इसके बेटे से, जिसका नाम गोमित राठी है, उसी से नहीं बनती, बाकी सबसे उसकी बनती थी। जब गांव वालों ने पुलिस वालों को यह बात बताई तो पुलिस वाले चौकन्ने हो गए और वो शॉक्ड रह गए कि बेटा तो लंदन में था, तो पीछे से कौन मार सकता है जब किसी से लड़ाई ही नहीं थी। और गोमित को लंदन भेजा ही इसीलिए गया था ताकि वो पढ़ लिख सके और फ्यूचर सेट कर सके। और सर्विलांस टीम को कहा गया, अब आप लोग चेक कीजिए कि क्या कुछ गड़बड़ है। और उसके घर वालों से बातचीत की गई कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो मैं गोमित का जो नंबर है वो सर्विलांस पर लगाना चाहेंगे और डिटेल निकालेंगे कि वो इस दिन कहाँ था कहाँ नहीं। और वैसे भी लोग तो यही कह रहे थे, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो तो खुद 26 दिसंबर को लंदन से आया था जब हमने फोन किया था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा क्या जांच करोगे। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, तसल्ली हो जाएगी, हमें भी जो हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं और जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। आखिरकार उसके नंबर को जब सर्विलांस पर लगाया गया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ये जो कत्ल था ये 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच किया गया और जो लड़का था ये इंडिया में आ चुका था 18 दिसंबर 2025 को। अब यही बात पुलिस को खटक गई। पुलिस ने इस लड़के को पकड़ा और इससे पूछताछ की कि तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ और तुम इंडिया पहले आ चुके थे, तुम कहाँ घूम रहे थे, क्या था क्या नहीं। जब उससे पूछताछ की गई तब ज्यादा देर तक पुलिस के सामने ये टिक नहीं पाया और पूरी कहानी उसने बताई। तब इसने कहा मुझे गांव की एक लड़की से बहुत प्यार था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लव मैरिज करनी थी, लेकिन मेरी माँ तैयार नहीं थी। पापा शांत रहते थे, खामोश थे, ना तो उनकी हाँ थी ना ही ना थी, लेकिन माँ हर बात का विरोध करती थी और मुझे इस पर गुस्सा आता था। इसी बीच में माँ ने यह प्लानिंग की इसे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया जाए ताकि वो उस लड़की से दूर हो जाएगा। और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मैं गुस्से से आग बबूला हो चुका था और उन्होंने जिद करके मुझे लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। और जब भी मैं पैसे की मांग करता तो पैसे की मांग भी पूरी नहीं करते थे। आखिरकार ना मेरी आर्थिक मदद कर रहे थे ना ही मेरी शादी करवा रहे थे। ये माँ बाप हैं, ये क्या है। जबकि माँ बाप का जो पिता थे उनका ये कहना था कि इसकी फीस ही इतनी महंगी गई थी, तुम वहां रहकर कुछ काम करते और बहुत सारे तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स वहां मौजूद हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते हैं ताकि उनका खर्चा निकल सके। और ऐसे ही बेटे को बार बार समझाया जाता था, लेकिन बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही फितूर सवार था। वो जब भी अपनी माँ को फोन करता था हमेशा ही लड़ाई होती थी और माँ और बेटे के अंदर बहुत ज्यादा कहासुनी होती थी। बेटा बार बार वापस आने की बात करता था और माँ कहती थी कि तुम वापस नहीं आओगे तो कुछ ना कुछ बनकर ही आना, ऐसे ही मुंह लटका कर वापस मत आ जाना। बेटे ने इसीलिए अपनी माँ बलजिंदर को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। पूरी प्लानिंग की लंदन के अंदर ही रहकर। और इसी बीच गाँव का एक लड़का था पंकज पुनिया से उसने संपर्क किया और कहा कि मैं 16 तारीख को यहाँ इंडिया आ जाऊंगा। उसके आने की जाने की पूरी इंतजाम पंकज ने की और एयरपोर्ट से वो खुद गोमित को लेकर आया और सीधा करनाल के एक पीजी हाउस में जाकर उसे रुकवा दिया गया। वहीं खाना, वहीं रहना, सब कुछ वहीं। उसे पता था कि उसकी माँ किस टाइम बाड़े में जाती है पशुओं के पास और वहीं इस घटना को, क्राइम को अंजाम दिया गया। और तारीख आई 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास। जैसे ही बलजीत बाड़े में गई पशुओं के पास, पहले से ही पंकज और उसका दोस्त गोमित जो बलजीत का बेटा था ये पहले से ही वहां मौजूद थे। पास में डंडा पड़ा हुआ था। पूरी ताकत से गोमित ने अपनी मां के सिर में डंडे से वार किया और डंडा लगने के बाद मां के सर पर चोट जरूर लगी, लेकिन वो चोट खुली नहीं, मतलब कि गुम चोट थी। इसी बीच में मां का गला दबाया गया और मां अपने बेटे को पहचान भी लेती है। और मां ने बचने की बहुत कोशिशें की, उसने काफी हाथ पैर मारे, यही कारण था उसके हाथों की चूड़ियां टूट गई, यही कारण था उसे कई चोटें लगी। गला दबाने के बाद अपनी ही माँ को वो उस हौद के अंदर डाल देता है और ऐसा एहसास करवाता है जैसे कि एक हत्या नहीं बल्कि एक हादसा हो। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके साथी को
जिसका नाम पंकज पुनिया था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और गौमित को भी अरेस्ट कर लिया गया। गौमित राठी को अरेस्ट करने के बाद 10 जनवरी 2025 को इस पूरे क्राइम का खुलासा हो चुका था। यानी कि ये घटना हुई, ये मर्डर हुआ 24 दिसंबर को और इसका खुलासा हुआ 10 जनवरी को। तो पूरे यहाँ हरियाणा में गूंज फैल चुकी है। लोग बातें बनाने लगे हैं कि बेटे को पढ़ाने के लिए इधर तो एक लंदन भेजा था और उसने लंदन से ही माँ के कत्ल करने का पूरा इंतजाम कर लिया और वो यहाँ वापिस लंदन भागने की फिराक में था, लेकिन उसे भागने का मौका ही नहीं मिल पाया। चाहे इतने दिन हो गए फिर भी वो इंतज़ार कर रहा था जो उसकी वापसी की टिकट है, जैसे ही वो हो जाएगी, वो टिकट होने के बाद वो सीधा लंदन भाग जाएगा। उसके सपने धरे के धरे रह गए, शादी भी नहीं हो पाई, ना ही पैसा मिल पाया, इधर माँ को भी उसने मार दिया। अब उसके पास बचा ही क्या है? सोचने वाली बात है। एक जिद ने, एक प्यार, कुछ भी कह सकते हैं, उसने माँ को भी खोया, पिता को भी खोया, सारी जिंदगी भी खत्म, लड़की भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला, तो बचा क्या? फिलहाल यही थी पूरी कहानी। अब आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर आ चुके हैं, वीडियो देख ली, कमेंट में बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दबा दो, बैठ जाओ, तोड़ो, कुछ भी करो, वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो जितना हो सके शेयर करो। और इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट @शायना खान को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।